हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी, जो कि भूगोल है, उसका चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस चैप्टर की, पार्ट 1, जिसमें कि हमने विषुवत वृत्त, है ना, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स। और अक्ष एक्सिस के बारे में भी हमने उसमें पढ़ा था कि अक्ष क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होती है ना। तो इस तरीके से हमने एक्सिस और इक्वेटर, लैटिट्यूड्स और कुछ समानांतर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा था, एक्सिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है। और हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा था, जिसे विषुवत वृत्त बोलते हैं, विषुवत वृत्त। दूसरा हमने जो पढ़ा था वो था लैटिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड जो कि अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये वाली होती हैं, समानांतर रेखाएं, इस तरीके से जो ग्लोब पर बनी होती हैं। ठीक है। और जो हमारा ये ग्लोब है, इसे जो बीच की लाइन होती है, जो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इक्वेटर। एक्सिस एक काल्पनिक रेखा होती है इस तरीके से, जो कि तिरछी होती है। ये एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। ये रियल में नहीं होती है, ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि सुई की तरह ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। वास्तव में, रियलिटी में पृथ्वी पर कोई भी इस तरीके की सुई नहीं होती है। ठीक है। ये सिर्फ हमें, जो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या है ना, और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए हमें ये जो लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का जो हमारा पार्ट 2 है, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सिस, इक्वेटर और लैटिट्यूड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में, कि पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन से है, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से कि पहला है उष्ण कटिबंधीय कटिबंध। उष्ण कटिबंध, जिसको ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन भी कहा जाता है। अब जो उष्ण कटिबंधीय जो है, उष्ण कटिबंध जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वो क्या है? कर्क और मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा। कर्क को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों रेखाओं के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर आता है। इसलिए यहाँ अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जब सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर होगा तो उसमें क्या होगा? मान लीजिए ये स्थिति है, अब जो सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर है तो वो क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है। और ये सिचुएशन कहाँ आती है? कर्क और मकर रेखा के बीच में। यहाँ आपकी होगी कर्क और यहाँ होगी मकर रेखा। इन दोनों के बीच का जो जोन है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध। नाम से ही पता चल रहा है कि उष्ण कटिबंध मतलब ऊर्जा, टेम्परेचर
हाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसमें कि बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में ये लाइन होती है, डायरेक्ट सन रेज होती हैं ऑल ईयर राउंड, और क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, और क्लाइमेट क्या होता है, वेरी हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, आर्द्र होता है। सेकंड जोन है शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। इसमें क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। जो ये जोन है ये हमारा इक्वेटर है, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये जो है ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, इन दोनों के बीच का जो ये जोन है ये क्या है, आपका उष्ण कटिबंध है। और इसके बाद का जो इधर का जो एरिया है और जो इधर का एरिया है वो है शीतोष्ण कटिबंध। क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद, मतलब कर्क रेखा के बाद और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सर पर नहीं होता। ये सन है तो सन की रेज यहाँ बिल्कुल सीधी होती है, यहाँ थोड़ी तिरछी पड़ती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। अब जो ये है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमारा सन है। सन की रेज यहाँ तो डायरेक्ट पड़ेगी और इधर की साइड जो भी होगी तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, मतलब जो नॉर्थ जो पोल है ऊपर की साइड की हम बात कर रहे हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, मतलब अंटार्कटिक सर्कल, और उत्तरी ध्रुव वृत्त को क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इनके जो बीच का जो क्षेत्र है वहाँ का तापमान मध्यम रहता है, मतलब मीडियम रहेगा टेम्परेचर, ना तो यहाँ पे ज़्यादा हॉट होगा क्लाइमेट, ना ही ज़्यादा कोल्ड। इट्स लाई बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रीज जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर, इन दोनों के बीच में ये लाई करता है। थर्ड है शीत कटिबंध, जिसको पोलर जोन या फ्रीज जोन भी बोला जाता है। ठीक है, पोलर जोन या फ्रीज जोन, ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि शीत कटिबंध मतलब यहाँ पे ठंड होगी। ओके, जो सूर्य की किरणें, ये हमारा है, यहाँ पे जो एरिया पड़ा यहाँ पे क्या होगा, और एक जो ये एरिया है ये वाला कर्क रेखा के ऊपर का और मकर रेखा के नीचे का। ठीक है, और सॉरी एक मिनट, ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में इक्वेटर है इसके ऊपर जो है कर्क रेखा और नीचे आ गई मकर रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर का जो ये जोन है जिसकी हमने अभी बात की थी, यहाँ ये चीज़। ओके, तीसरा जो जोन है जो शीत कटिबंध जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो आपका आ गया ये वाला एरिया। ओके, और इधर का ये वाला एरिया, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, हमने इसके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे जो ये हमारा है सन, इसकी रेज यहाँ सीधी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। ओके, अब जो ये तिरछी पड़ी इधर की साइड, ये जो ग्रीन लाइन्स है ये वाला है हमारा शीतोष्ण कटिबंध जिसको टेम्परेट जोन बोला गया है। यहाँ पे
दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर होगा ही नहीं, तो किरणें क्या है, तिरछी पड़ रही हैं ध्रुव की तरफ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मीडियम रहेगा। क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। ओके, यहाँ हाई रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल, जो शीत कटिबंध की हम बात कर रहे हैं, पोलर जोन और फ्रीज जोन की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ये जो हमारा ये क्या है, बीच में जो ये लाइन है, ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे का जो पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इसमें क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, मतलब इस इक्वेटर के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, उसमें उत्तरी ध्रुव वृत्त, मतलब जो आर्कटिक सर्कल है, जो ये इधर आर्कटिक सर्कल आएगा आपका, ये वाला सर्कल। ओके, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, जो इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ये सर्कल आपका इधर की साइड आएगा। ओके, तो ये एरिया और ये वाला एरिया, हम इन दो एरियाज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की किरणें क्षितिज पड़ती है, मतलब और ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं सूर्य की किरणें इधर की साइड। ठीक है, तो इससे क्या है कि सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होगा, किरणें हमेशा क्या पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, और टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा कम ही होगा। टेम्परेचर हमेशा कम होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ेंगी वहाँ टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, जहाँ थोड़ी तिरछी पड़ेंगी वहाँ पर मीडियम होगा, और जहाँ बिल्कुल ही क्षितिज पड़ेगी, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ रही है, मतलब बहुत कम जा रही है वहाँ रेस, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम मतलब वहाँ पे ठंड होगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। ओके, ये मैंने आपको समझा दिया है, तभी इसको फ्रीज और पोलर जोन के नाम से जानते हैं। पोलर बियर भी अगर हम पूछे हैं कि कहाँ मिलते हैं ज़्यादा, तो ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, सूर्य कभी सिर पर आता ही नहीं है, किरणें हमेशा तिरछी ही पड़ती है, टेम्परेचर कम होता है, इसके कारण यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। और जो ये एरिया है बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड फ्रीज जोन। ओके, इज दैट क्लियर? ये देखिए, आप इस पिक्चर को आराम से ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी आपको जो समझाया है वो इसी में ही है आपका। देखिए, जो ये वाली जो रेज है, ये क्या है, हमारा आर्कटिक सर्कल। ओके, और जो ये है हमारा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड जो बिटवीन में जो लाइन है, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है हमारे अर्थ को, वो है इक्वेटर। और जो ये वाली जो रेखा है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो ये रेखा है, ये है अंटार्कटिक सर्कल। ओके, और कटिबंध के नाम पे मैंने आपको बताया था, उष्ण, जो सबसे पहला आपका ये जो आ गया ना, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। ये कलर मैंने यहाँ सेम किया हुआ है यहाँ पर, जिससे पता चल जाए कि दोनों में जो सिचुएशन है वो सेम होगी। ओके, जैसा यहाँ का एनवायरनमेंट होगा वैसा ही यहाँ का भी होगा। जैसा टेम्परेचर उत्तरी शीत कटिबंध में होगा वैसा ही टेम्परेचर दक्षिणी शीत कटिबंध में भी होगा। ओके, जो ये विषुवत रेखा के पास की जो हम बात कर रहे हैं इस जोन की, ये वाला जो जोन है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो सनलाइट्स हैं वो सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा।
ओके। उसके बाद जो ये सेकंड जोन है जो है ये वाला है, एक ये और एक ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच की बात है, ठीक है, बीच की सिचुएशन है। और जो यहाँ पर है ये मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो एरिया है ये आता है। अब यहाँ पे जो सन रेज है वो क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मीडियम होता है। क्या होता है, मीडियम होगा। ओके। अब जो सन रेज हैं, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो सर्कल है सबसे लास्ट का, ये क्या है, आर्कटिक सर्कल, ये वाला, ये आपका आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, सनलाइट क्षितिज पड़ती है, बिल्कुल क्षितिज, तो यहाँ पे क्या है, ठंड होती है, टेम्परेचर ठंडा होगा। ओके। टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ कम होगा। कम होने का मतलब है कि यहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। ओके। और एक और चीज़ है, जो ये इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है अर्थ को, ठीक है, जो कि आता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके। जो दक्षिण की तरफ आया वो साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, और जो उत्तर की तरफ का जो एरिया है वो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध। ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं, जैसे ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंध, ये कर्क और मकर रेखा के बीच का होता है। शीतोष्ण कटिबंध कर्क और उत्तरी ध्रुव के वृत्त के बीच में होगा। और अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में मकर और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो एरिया है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है। थर्ड जो है वो पोलर जोन है, शीत कटिबंध, जो कि ठंडा होता है, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में होता है। और हम साउथ की अगर बात करें तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का एरिया होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स देशांतर रेखाएं, जिसको हम लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं, जो कि इस तरीके से हमें ग्लोब में दिखती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है सही से, ये पिक्चर भी बनी हुई है। तो इस तरीके से जो लाइन्स है ये दिखती हैं, इसको मेज़र करने के लिए जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसके बिना हम किसी भी जगह की स्थिति के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये ग्लोब के नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाने वाली रेखाएं हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं, इस तरीके से ये खींची गई रेखाएं हैं, जो कि किधर से, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, ये भी रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ओके। जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं, एक बिंदु पे आके ये मिल जाती हैं। जिस तरीके से ये बिंदु है, यहाँ से ये जा रही हैं, ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु दिख रहा है आपको, इसी बिंदु से जा रही है। इसी तरीके से नीचे की साइड भी एक बिंदु है जहाँ ये जाके मिल जाती हैं आपस में, ठीक है। और ध्रुवों से इक्वेटर की ओर बढ़ने पर जो लॉन्गिट्यूड्स लाइंस होती हैं उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ओके। इसमें क्या होता है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, जैसे अब ये ध्रुवों से इक्वेटर की ओर, ये ध्रुव है, ये इक्वेटर की तरफ आई, मान लीजिए इधर हमारी इक्वेटर है। ओके। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। जब ये इधर की तरफ आती है तो इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ बढ़ता चला जाता है और नीचे की साइड ये
कम हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये लाइन आएगी और इस तरीके से जुड़ जाती है। तो बीच का जो डिस्टेंस होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब ध्रुवों से इक्वेटर की ओर, चाहे ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, अगर हम इधर से इधर जाएंगे या नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आएंगे तो जो इक्वेटर है, बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये इक्वेटर है, मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये बीच की जो दूरी आ रही है देशांतर रेखाओं के बीच में, तो इसमें क्या होता है, इनका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 111.32 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है इनके बीच का। कितना होता है, 1011.32 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो यहाँ इक्वेटर के पास दो लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच जो अंतर होता है वो कितना होता है, 111.32 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ओके, ये हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि यह ग्लोब पर नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं नॉर्थ और साउथ पोल को एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से इक्वेटर की ओर बढ़ने पर जो लॉन्गिट्यूड्स लाइंस होती हैं उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और जो इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी मतलब जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच की दूरी की हम बात कर रहे हैं, वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। दूसरा क्या है, जो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। क्या माना जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम प्रमुख यमोत्तर भी कहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रमुख यमोत्तर बताया है जो कि ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरते। मान लीजिए ये वो लाइन है और इसका जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको हम नापते हैं। इस लाइंस के अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं, मतलब इसको बोलते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अगर देखा जाए तो ये रेखा भी क्या करती है, मान लीजिए ये ग्लोब है, ओके, ये बीच की जो बिल्कुल जो रेखा आएगी लॉन्गिट्यूड लाइन, ये भी ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, जो वेस्ट में है उसको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और जो ईस्ट में है उसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये कितना होगा, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट। जो ईस्ट में है वो ईस्ट के नाम से और जो वेस्ट है वो वेस्ट में आएगा। ओके, अब जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन है, अगर इसकी हम लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट में क्या है, वेस्ट, और राइट में है ईस्ट। ओके, तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है इसे। कौन से 2 पार्ट्स में, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में। दूसरा है कि 2 लॉन्गिट्यूड्स लाइन के बीच की जो दूरी होती है, ये 2 लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स हैं कोई भी, ओके, ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम गोरे के नाम से जानते हैं, उसे हम गोरे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये दोनों क्या हैं, एक ही रेखा पर है, अलग अलग नहीं है। फिर आता है ग्रिड, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें दे रही हूँ साथ में। ये आपको शायद एनसीईआरटी की बुक में कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी और कुछ चीज़ें आपको शायद ना मिले। ग्रिड क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन से मिलकर बनता है। जैसे कि ये जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं, ओके, और ये लैटिट्यूड्स, क्या है, लैटिट्यूड्स। ये सर्कल बन गया। अब जो ये जाल सा बना है ना, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये वाले जो बॉक्स हैं, इसको कहते हैं ग्रिड। ओके, क्या बोलते हैं, ग्रिड। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अर्थ को
24 आवर्स में अपने अक्ष पर 36 डिग्री घूम जाती है। अब जो अर्थ है, ये अर्थ है अपने अक्ष पर, मतलब जो उसकी अपनी स्थिति है, ये इसकी अपनी जगह है, तो अपनी ही जगह पे जो ये घूमती है, राउंड करती है, वो 24 आवर में राउंड करती है। और ये कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। पूरा राउंड है, सर्कल में घूम रही है, तो राउंड का सर्कल कितना होता है? टोटल 360 डिग्री। उसमें क्या है? 1 आवर में 15 डिग्री, मतलब जो 1 आवर है, ये क्या है? 1 आवर। ओके, 1 आवर में ये कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री राउंड करती है। इट मीन्स 4 मिनट कितना हुआ? 1 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ? 1 आवर में 15 डिग्री है, तो 4 मिनट में कितना होगा? तो 4 मिनट में ये कितना घूमेगी? ओनली 1 आवर 1 डिग्री घूमेगी, सॉरी 4 मिनट में ये 1 डिग्री घूमेगी और 1 आवर में 15 डिग्री। इसी तरह क्या है? यदि ग्रीनविच लाइन पर अगर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो ग्रीनविच से 1 घंटा आगे 1 बजा हुआ होगा। ओके, तो उससे क्या होगा? 1 घंटा आगे गया ना, तो वहाँ पे कितना बजा होगा? 1 बजा होगा। मतलब 1 घंटा आगे गया, इसका मतलब इसने 15 डिग्री राउंड लिया। ओके, तो कितना बजा होगा? 1 बजा होगा। ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम समय 1 आवर पीछे कितना होगा? 11 o'clock। अब ग्रीनविच जो ये लाइन है, अगर यहाँ 12 बजे हुए हैं, अगर हम 1 आवर का पता कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 बजा होगा, और 1 आवर इधर कर रहे हैं तो यहाँ पे 11 बचा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम समय को माइनस करते हैं और इधर प्लस करते हैं। ईस्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो हम प्लस करेंगे, और वेस्ट की तरफ अगर हम राउंड करेंगे उसको, समय को, तो उसमें हम 1 आवर माइनस करके पीछे जाएंगे। इस तरीके से ये बना है, ये ग्रीनविच है। जब हम इधर की साइड जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इधर को जाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय मानक समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ओके, अगर हम असम की बात करें तो वहाँ पे क्या है? वहाँ सूरज पहले निकलता है, और गुजरात में सबसे लास्ट में। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो टाइम का है, वो 1 घंटा 45 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस आता ही आता है इन दोनों स्थानों के बीच में। यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। जो यमोत्तर रेखा है, जो ग्रीनविच लाइन है ये वाली, इसको अगर हमें यहाँ का टाइम हमें पता है, तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग हम अदर कंट्रीज़ का भी टाइम निकाल सकते हैं कि वहाँ पे क्या टाइम हुआ होगा। इंडिया में 82 डिग्री इन द हाफ पूर्व, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, जिसे IST के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक होता है GMT, जिसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि 0 डिग्री है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमने NCERT का ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जो कि ग्लोब के बारे में था। ओके, जिसमें हमने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा, हमने ग्लोब के बारे में जानकारी एकत्रित की, अक्षांश लैटिट्यूड्स और देशांतर लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स के बारे में हमने पढ़ा, समय के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से समय को मेज़र किया जाता है। तो GMT का मीनिंग क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम NCERT का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम रोटेशन, रेवोल्यूशन, ओके, एक्सिस पे कैसे होता है, किस तरीके से
पृथ्वी झुकी हुई है, डे और नाइट कैसे होते हैं, सीजन कैसे होते हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।